Factorization and algebraic manipulation exercise 4.8 यूनिट नंबर 4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेसन में हम एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिससे आपको ये पता चल चुका है कि ये जो एक्सरसाइज है, जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की, इसमें हम बेसिकली डील कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो उन्हीं 4th क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फिगर शोज एन एंशिएंट कॉइन which was once used in China. The coin is the shape of a circle of radius 3 centimeter with a square of side x centimeter removed from its center. The area of each face of the coin is 7 pi square centimeter. Form an equation in x and show that it reduced to 2 pi minus x square equals 0. Where the second part of the question is solve the equation 2 pi minus x square equals 0, and then third part of the question is find the parameter of the square. क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि आपको ये जो फिगर में नज़र आ रहा है, ये जो सर्कल है, ये एक कॉइन है जो किसी कदीम ज़माने में चाइना में यूज़ होता था। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कॉइन इज़ द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कॉइन है, जैसे आजकल हमारे यहाँ कॉइन है, सिक्का है, 2 रुपए का या 1 रुपए का सिक्का होता था या 5 रुपए का सिक्का होता था, वो गोल होता था। तो ये भी एक कॉइन है। कॉइन अमूमन गोल होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक सर्कल की तरह है ये कॉइन, जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। अब सर्कल रेडियस जो है वो सर्कल का एक डायमेंशन है। आप देख सकते हैं जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के बाउंड्री वॉल तक, जहाँ तक इस सर्कल की हद है, वहाँ तक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी रेडियस वो फासला होता है जो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के बाउंड्री वॉल तक होती है। सो दिस इज द रेडियस। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइन? 3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। विद द स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सेंटर। इस स्टेटमेंट को देखें, विद द स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी कि इस कॉइन के अंदर एक स्क्वायर शेप्ड रीजन जो है वो इससे रिमूव किया गया है, हटा दिया गया। इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है, ये जो कॉइन है, ये बीच में से कटा हुआ है। और किस शेप में कटा हुआ है? स्क्वायर शेप्ड में कटा हुआ है। और स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी है? x सेंटीमीटर। अब अगर ये स्क्वायर है तो इसके हर साइड की लेंथ कितनी होगी? x सेंटीमीटर। तो कहा यह जा रहा है कि ये एक कॉइन है और इस कॉइन के बीच में से, बिल्कुल सेंटर में से, एक स्क्वायर शेप्ड रीजन को रिमूव किया गया, यहाँ से निकाला गया है, काट दिया गया है। और इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? x सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर के हर साइड की लेंथ कितनी होगी? x सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द कॉइन इज 7 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इस सूरत में जब इसमें से ये स्क्वायर निकाल दिया गया, इस वक्त इसका एरिया कितना है इस कॉइन के फेस का? 7 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरा नहीं, जब इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव किया गया, जब इस कॉइन से स्क्वायर को काटा गया, अब इस कॉइन का जो सरफेस एरिया है वो कितना है? 7 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट रिड्यूस टू 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। आप एक ऐसी इक्वेशन बनाएं इस डेटा को यूटिलाइज करके। कौन सा डेटा? रेडियस ऑफ द सर्कल 3 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर x सेंटीमीटर। इस डेटा को यूटिलाइज करके, साथ में 7 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, इसे यूटिलाइज करके आप एक इक्वेशन बनाएं और ये साबित करें कि ये इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। सेकेंड पार्ट ये है कि आप इसी इक्वेशन को फिर सॉल्व भी करें, 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। और थर्ड पार्ट ये है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। आप इस स्क्वायर का पैरामीटर बताएं। इसका मतलब ये है कि अगर इसके साइड की लेंथ x सेंटीमीटर है, दूसरे साइड की लेंथ भी डेफिनेटली x सेंटीमीटर होगी, तीसरे के भी x और चौथे के भी x, तो इस वक्त इसका पैरामीटर क्या होगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x। लेकिन x है क्या, ये आपने फाइंड करना है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल तो हम पैरामीटर नहीं बता सकते। पैरामीटर फाइंड करने के लिए आपको इसकी प्रॉपर लेंथ फाइंड करनी होगी, और इस वक्त इसकी लेंथ कितनी है? x। यानी कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 को, तो बेसिकली आप इसमें क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। और x क्या है? साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर रिमूव्ड फ्रॉम दिस कॉइन।
ठीक है ना। और पैरामीटर जो है वो बेसिकली हम कहते हैं बाउंड्री वॉल की मेजरमेंट। ये जो स्क्वायर है इसके 4 बाउंड्री वॉल्स हैं, इन्हें जब आप मेजर करेंगे, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर ये x है, सेकंड भी x है, थर्ड भी x सेंटीमीटर है और फोर्थ भी x सेंटीमीटर है, तो टोटल पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ x कितना होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x। लेकिन हमें यहाँ पर एक्चुअल नंबर फाइंड करना है, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, एक्चुअल पैरामीटर कितना होगा इस स्क्वायर का जो इस कॉइन से रिमूव किया गया है। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी, बिकॉज स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट आप समझ चुके, 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइन गिवन है विच इज़ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ द कॉइन भी गिवन है, एरिया ऑफ द कॉइन कितना है 9 पाई। किस तरह से देखें, इस वक्त मैं इस कॉइन का एरिया फाइंड कर रहा हूँ इंक्लूडिंग द स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो मैंने आप यहाँ से मैंने वो हटा दिया स्क्वायर शेप, इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरे कॉइन का एरिया फाइंड कर रहा हूँ इंक्लूडिंग द स्क्वायर शेप। जो इसमें स्क्वायर शेप है जिसको रिमूव किया गया है ना ये हिस्सा, इसको इसके साथ ही मैं इसका एरिया फाइंड कर रहा हूँ इस कॉइन का। टोटल के एरिया कितना होगा, आप जानते हैं कि इस वक्त ये जो सर्कल है, ये जो कॉइन है ये सर्कुलर शेप्ड है, यानी सर्कल शेप्ड है। किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर इसमें क्या है, रेडियस, और इस वक्त रेडियस कितना है इस सर्कल का 3 सेंटीमीटर। मैं फिर आपको रिपीट करूं, इस वक्त मैं इस कॉइन का एरिया फाइंड कर रहा हूं, इस कॉइन में से कुछ भी रीजन रिमूव नहीं किया गया है, मैं इस पूरे कॉइन का एरिया फाइंड करने जा रहा हूं। रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर होता है सर्कल का रेडियस। तो पाई एज इट इज आ जाएगा, आर यानी कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सो आर स्क्वायर बिकम्स 3 स्क्वायर। नाउ 3 स्क्वायर इज 3 3s are 9, यानी इस वक्त जब तक इससे स्क्वायर रिमूव नहीं किया गया, इस वक्त इस कॉइन का एरिया कितना है 9 पाई। ठीक, 9 पाई क्या है, ये इस सर्कल का या इस सर्कुलर कॉइन का एरिया है भरा हुआ, यानी इसके अंदर में से, इसके सेंटर में से स्क्वायर रिमूव नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये वो एरिया है जब इस कॉइन से इस स्क्वायर शेप्ड रीजन को रिमूव किया जाए, जब इससे यहाँ पे हटा दिया जाए, इसे काट दिया जाए। तो जाहिर है जब इसको काटेंगे स्क्वायर शेप्ड रीजन को इस कॉइन से, तो फिर इस कॉइन का एरिया कम हो जाएगा। इनिशियल एरिया कितना है स्क्वायर को हटाए बगैर 9 पाई, जब स्क्वायर को हटा दिया जाए तो अब एरिया कितना रह गया 7 पाई। ये डिफरेंस आपने यहाँ पे देखना है। एनी हाउ आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ द स्क्वायर रिमूव्ड, अच्छा इस स्क्वायर को जब रिमूव किया गया तो ये सारा रीजन खाली रह जाएगा, इसमें सुराख बन जाएगा। सो ये जो स्क्वायर रिमूव किया गया, इस स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी है x सेंटीमीटर, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। आगे चले, एरिया ऑफ द स्क्वायर रिमूव्ड। अब हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं जो इस कॉइन से रिमूव किया गया है। हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने इससे रिमूव कर दिया। अब ज़रा इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं, और जब आप इसको रिमूव करेंगे तो अंदर ये जो कॉइन है इसके अंदर एक सुराख बन जाएगा स्क्वायर शेप्ड, क्योंकि आपने उस रीजन को रिमूव कर दिया। ठीक, तो अब हम फाइंड करते हैं स्क्वायर का एरिया जिसे यहाँ से रिमूव किया गया। हम जानते हैं कि स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी है x सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर रिमूव क्या होगा x स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ, किसी भी स्क्वायर शेप्ड फिगर का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये है किसी भी स्क्वायर शेप्ड फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए। जिस तरह सर्कल का एरिया फाइंड किया जा सकता है पाई आर स्क्वायर से, इसी तरह स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी स्क्वायर के किसी भी 2 डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करें। इस वक्त इस स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी है x है, तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। जैसे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ स्क्वायर, इसी तरह चूंकि साइड की लेंथ इस वक्त l नहीं बल्कि x है, तो l मल्टीप्लाई बाय l की जगह आप क्या लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये भी x सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर है। तो जिस तरह x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर बनता है, इसी तरह सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर बिकम्स स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मैं इसके साथ लिख दूं ये x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके अलावा याद रखें एरिया 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है, लिहाजा जब भी आप एरिया के साथ यूनिट लिखेंगे वो स्क्वायर में होना चाहिए। क्यों, रीजन आपके सामने है।
क्वांटिटी के साथ साथ यूनिट को भी आपने मल्टीप्लाई करना होगा। एनी हाउ, अब ये जो स्क्वायर है जिसे यहाँ से रिमूव किया गया है, जिसे यहाँ से हटा दिया गया है, उसका टोटल एरिया कितना है इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, अब आ जाए एरिया ऑफ द रिमेनिंग फेस। अगर मैं इस कॉइन से इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो फिर इसका टोटल एरिया कितना रह जाएगा? इसका टोटल एरिया रह जाएगा, टोटल एरिया इस वक्त कितना है 9 पाई। 9 पाई से जब आप एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं, रिमूव को मैथमेटिक्स में हम कहते हैं टू सब्ट्रैक्ट। जब आप इसको, मैं देखिए यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, जब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है ना, मैं इसका डुप्लीकेट बना देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा? एक सुराख रह जाएगा, एक होल रह जाएगा, स्क्वायर शेप्ड, ठीक है ना। तो ओरिजिनल इस कॉइन का एरिया कितना है 9 पाई। जब आप इसमें से ये रीजन, ये स्क्वायर शेप्ड रीजन रिमूव करेंगे, हटाएंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसका फिर एरिया वही 9 पाई तो नहीं रहेगा, कम हो जाएगा ना। कितना कम होगा? एक्स स्क्वायर कम होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर ही इस स्क्वायर का एरिया है। एक्चुअली आपने इस कॉइन से एक्स स्क्वायर जितना एरिया रिमूव कर दिया है। जब आप इसे रिमूव करेंगे तो अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग फेस 9 पाई माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हुआ आपके पास एरिया ऑफ द रिमेनिंग फेस? 9 पाई माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों माइनस किया? क्योंकि 9 पाई एक्चुअली इस पूरे कॉइन का इनिशियल पहले का एरिया था। जब आपने इस कॉइन से स्क्वायर को यहाँ से निकाल दिया, हटा दिया, तो फिर इसके बाद जो इसका रिमेनिंग एरिया होगा वो क्या रह जाएगा? 9 पाई माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमने इस स्क्वायर को रिमूव कर दिया। अच्छा, आगे चले। बट एरिया ऑफ द कॉइन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 7 पाई। लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि एक्चुअली इस कॉइन का जब इसमें से स्क्वायर को हटाया गया तो उस वक्त इस कॉइन का एरिया कितना है 7 पाई, जबकि हमने जब यहाँ पे कैलकुलेट किया तो वो कितना आ रहा है 9 पाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों ठीक है। क्वेश्चन ने अपने हिसाब से कहा है कि इसका जो एरिया है वो सिर्फ 7 पाई है। ये इसलिए 7 पाई आई है क्योंकि यहाँ पर x की एक स्पेसिफिक वैल्यू पुट की गई है जो हमें पता नहीं है। x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट करने के बाद ही ये 7 पाई बनेगी। अब x की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर दो मुख्तलिफ एरियाज आपके सामने आ रहे हैं। एक वो एरिया है 9 पाई माइनस एक्स स्क्वायर जो अभी हमने कैलकुलेट किया जब इस कॉइन से स्क्वायर को रिमूव किया गया, जबकि दूसरा जो एरिया है 7 पाई, ये वो एरिया है जो क्वेश्चन में गिवन है और ये भी उसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर इस कॉइन से स्क्वायर को रिमूव किया गया है। तो आगे चलते हैं। हेंस 9 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 7 पाई। तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए 9 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 7 पाई। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज 9 पाई? एरिया ऑफ द सर्कल, यानी पूरे कॉइन का एरिया। उससे जब आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जब आप एरिया ऑफ द सर्कल यानी इस पूरे कॉइन में से एरिया ऑफ द स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? एरिया ऑफ द कॉइन। ठीक है ना, पहले क्या था? पूरा एक सर्कल था। ठीक है, मैं इसको कॉइन नहीं कहूंगा जब तक मैं इससे स्क्वायर को रिमूव ना करूं। पहले एक सर्कल था जिसका हमने एरिया फाइंड किया, वो कितना था 9 पाई। और जब हमने इस सर्कल से स्क्वायर शेप्ड रीजन को रिमूव कर दिया तो अब ये सर्कल क्या बन गया? कॉइन बन गया। क्योंकि कॉइन की स्ट्रक्चर क्या है? कॉइन अंदर से खाली है, कटा हुआ है। ठीक, सो ये जो स्टेटमेंट है जरा इसको समझे। 9 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक सर्कल था 9 पाई जिसमें से मैंने एक स्क्वायर को रिमूव किया जिसका एरिया है एक्स स्क्वायर। 9 पाई से जब मैं एक्स स्क्वायर को रिमूव करता हूं तो जो रीजन रह जाएगा उसे हम कहेंगे 7 पाई। अब 7 पाई क्या है? यानी कॉइन का एरिया है। 9 पाई सर्कल है, एक्स स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर है। जब आप सर्कल से एरिया ऑफ द स्क्वायर को माइनस करेंगे यानी इस रीजन को निकाल देंगे, जो रह जाएगा उसे कॉइन का नाम देंगे और इस कॉइन का एरिया कितना है? 7 पाई। तो ये जो ब्लू टेक्स्ट है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये इक्वेशन दरअसल है क्या। व्हाट इज 9 पाई? एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स स्क्वायर? एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज रिमूव्ड। एंड देन व्हाट इज 7 पाई? area of the coin. When area of the square is removed from area of the circle, we left with area of the coin. Right? So इसको आपने अपनी नोटबुक में या किसी भी उसमें नोट नहीं करना है, कर भी ले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपकी सिर्फ समझाने की हद तक था।
ठीक, अब आ जाए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। पहले इस इक्वेशन की फॉर्मेशन हमने की, किस तरह बना आपके सामने है, और अब आप इसको सॉल्व करें। 7 पाई यहाँ पे ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -7 पाई, 9 पाई से 7 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी लेफ्ट विथ 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स 9, हेंस प्रूव्ड। पहला हिस्सा तो प्रूव कर लिया हमने। पहले हिस्से में क्या था क्वेश्चन का, फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर। आप एक इक्वेशन बनाए एक्स के फॉर्म में, एक्स क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो साबित करें ये 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये आपके सामने है, एग्जैक्टली 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर ही बना। ठीक, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये था कि सॉल्व द इक्वेशन 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सो ये रहा सेकंड पार्ट, 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स प्लस एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। एक्स का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2 पाई की जगह मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142। व्हाट इज 3.142? द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू क्या है, 3.142। मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 2 पाई को पढ़ा जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.142। जब आप 2 को 3.142 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.28, और जब आप 6.28 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 284 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2.51 सेंटीमीटर। ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं इस नंबर का तो इसमें बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस आते हैं, बहुत सारे डिजिट्स आते हैं, लेकिन हमने इस नंबर को राउंड ऑफ किया अप टू 2 प्लेसेस। जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आप ये तो नहीं कह सकते कि x इज इक्वल टू 2.51, नहीं, x इज अप्रॉक्सीमेटली, x की वैल्यू तकरीबन 2.51 सेंटीमीटर है। तो x क्या है, x इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सॉरी, हाँ, रेडियस ऑफ द सर्कल, x इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, नो सॉरी, रेडियस तो गिवन है, माय मिस्टेक, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। x इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना। तो x की यानी कि स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी है, 2.51 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर के हर साइड की लेंथ कितनी होगी, 2.51, 2.51, 2.51 एंड 2.51 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, तीसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अब चूंकि आपने साइड की लेंथ फाइंड कर ली तो पैरामीटर भी आसानी से ही फाइंड हो जाएगा। वो कैसे होगा, ये है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। जिस तरह एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला है एल स्क्वायर यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इसी तरह पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला है 4x यानी 4 मल्टीप्लाई बाय x। व्हाट इज x, साइड ऑफ द स्क्वायर यानी स्क्वायर के साइड की लेंथ। या आप चारों साइड्स को ऐड करें या एक साइड की लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करें, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। सो x क्या है, 2.51 जो अभी आपने कैलकुलेट किया यानी स्क्वायर के साइड की लेंथ। जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.04 सेंटीमीटर। व्हाट इज 10.04 सेंटीमीटर, देखिए मैंने फिर इक्वल नहीं लिखा क्योंकि x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.51 है, तकरीबन इतनी है, एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं है। लिहाजा यहाँ पर भी पैरामीटर को भी हम अप्रॉक्सीमेटली 10.04 कंसीडर करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्टली पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 10.04 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो कितना पैरामीटर हुआ उस स्क्वायर का जिसे सर्कल से रिमूव किया गया, 10.04 सेंटीमीटर। ये 3 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं क्वेश्चंस की स्टेटमेंट और इनका सोल्यूशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल के साथ आपको समझा सकूँ। Question number 6. The vertical height y in meters of an object launched straight upward from a ground modeled by y equals 17t minus 5t square, where t is the time in seconds after launch. Determine the height of the object after 2.5 seconds. Height of the object 2.5 seconds after launch. And then in the second part, find the time at which the object will return to the ground. अच्छा, ये क्वेश्चन और गालिबन क्वेश्चन नंबर 1 दोनों एक ही चीज़ है। वहाँ पर हमने रॉकेट का फाइंड किया था कि जब रॉकेट को ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है तो अब फिर आप ये बताइए कि एक ख़ास लम्हे में रॉकेट की हाइट कितनी होगी, और फिर हमने ये भी फाइंड किया था कि वो टाइम बताइए जब रॉकेट वापस ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है। वहाँ भी y जो है वो रॉकेट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था और t जो है वो टाइम इन सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि यहाँ पर भी वही है। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझना है तो आप उस लेसन को काइंडली देखें, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट है। सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को समझे कि एक रॉकेट है जिसे लॉन्च किया गया ग्राउंड से, ठीक है ना। द वर्टिकली हाइट y इन मीटर्स,
हाइट यानी रॉकेट जितना ऊपर जाता जाएगा दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द रॉकेट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप बेशक कहें ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर रॉकेट, या कोई गोली है जो गन से फायर की गई है, लॉन्च स्ट्रेट अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, एक ग्राउंड से इसे लॉन्च किया गया है या फायर किया गया है। अब ये जो इसकी जो हाइट है इस गोली की या इस रॉकेट की, उसे एक अलजेब्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है, और वो इक्वेशन क्या है, मॉडल्ड बाय y इक्वल 17t माइनस 5t स्क्वायर। यानी आप इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन y इक्वल 17t माइनस 5t स्क्वायर। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक t है और दूसरा y है। t क्या है, t है टाइम इन सेकेंड्स आफ्टर लॉन्च, और y क्या है, हाइट ऑफ द रॉकेट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर्स, ठीक। सो आपने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, डिटरमिन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेकेंड्स आफ्टर लॉन्च। जैसे ही आपने उसे लॉन्च किया, आप बताएं 2.5 सेकेंड्स के बाद वो रॉकेट या वो बुलेट या वो ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पर पहुंचा होगा। दूसरा हिस्सा ये है, फाइंड द टाइम एट विच द ऑब्जेक्ट विल रिटर्न टू द ग्राउंड। ये साइंस का एक असूल है कि जिस भी चीज़ को आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो वापस एक ख़ास ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ज़मीन की तरफ आएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ये कह रहे हैं कि जब इस ऑब्जेक्ट को आपने फायर किया, लॉन्च किया, वापस जब ये ऊपर तक जाके नीचे ज़मीन तक आएगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है हाइट y, और सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है टाइम t व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द ग्राउंड, ठीक है ना। सो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने वो इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 17t माइनस 5t स्क्वायर, y इक्वल्स 17t माइनस 5t स्क्वायर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइम आफ्टर द ऑब्जेक्ट लॉन्च t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले पार्ट में टाइम गिवन है 2.5 सेकेंड, तो आप सिंपली t की जगह क्या पुट करेंगे 2.5 सेकेंड, खुद ब खुद y यानी हाइट ऑफ द रॉकेट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सो टाइम आफ्टर द ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड t इक्वल्स कितना गिवन है फर्स्ट पार्ट में 2.5 सेकेंड्स। फाइंड क्या करना है हमने, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2.5 सेकेंड्स, y फाइंड करना है। मैंने आपसे कहा y है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और t है टाइम आफ्टर लॉन्च इन सेकेंड्स, ठीक। सो पुट t इक्वल्स 2.5 इन दिस इक्वेशन, y इक्वल्स 17t माइनस 5t स्क्वायर। तो जहां पे आपको t नजर आ रहा है वहां पे आपने पुट करना है 2.5। सो 17t बिकम्स 17 इंटू 2.5 माइनस 5t स्क्वायर बिकम्स 5 इंटू 2.5 होल स्क्वायर, t स्क्वायर है तो 2.5 होल स्क्वायर। आगे चले, 17 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज 42.5। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2.5 का पहले स्क्वायर निकाला, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 6.25। आगे मैंने 5 को 6.2 से मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई किया है, सो वी गेट 31.25। और जब आप 31.25 को 42.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे सो y इक्वल्स 11.25 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को लॉन्च करेंगे, जैसे ही आप रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो 2.5 सेकेंड्स के बाद वो रॉकेट कितनी ऊंचाई पर पहुंचा होगा 11.25 मीटर्स। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। अगर इसके फिगर को समझना है तो क्वेश्चन नंबर 1 या गालिबन क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख लें, ठीक। अच्छा, आगे चले सेकंड पार्ट में, द ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड व्हेन द हाइट इज 0। इसलिए क्योंकि सेकंड पार्ट में ये पूछा गया था फाइंड द टाइम एट विच द ऑब्जेक्ट विल रिटर्न टू द ग्राउंड। कितने वक्त के बाद, कितने टाइम के बाद, कितने सेकंड्स के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है जिसे आपने लॉन्च किया है वो वापस आके ज़मीन को हिट करेगा। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट वापस आके ज़मीन को हिट करता है तो वो कौन सी सूरत हाल होगी, वो सूरत हाल होगी जहाँ पर हाइट क्या होगी 0। हाइट 0 का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट वापस आके ग्राउंड पे लग चुका है। हाइट 0 का मतलब है कि वो ग्राउंड पे मौजूद है, ठीक है। जैसे लॉन्च होने से पहले हाइट क्या थी 0, लॉन्च होने के बाद कुछ टाइम लगा, कुछ हाइट भी गेन की, और जब वो वापस आके ग्राउंड को टच करेगा तो इसका मतलब है हाइट फिर क्या हुई उस ऑब्जेक्ट की 0 हुई। सो इसका मतलब ये हुआ द ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड व्हेन द हाइट इज 0। 0 हाइट पर ही ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पर पड़ेगा, गिरेगा, ठीक। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम उसी इक्वेशन y इज इक्वल टू 17t माइनस 5t स्क्वायर में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। व्हाट इज y इज इक्वल टू 0? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 का मतलब ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो इसका मतलब यह है कि जहां पे आपको y नजर आ रहा है वहां आपने पुट करना है 0। सो y इक्वल 17t माइनस 5t स्क्वायर बिकम्स 0 इक्वल 17t माइनस 5t स्क्वायर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 17t माइनस 5t स्क्वायर में आपको कॉमन नजर आ रहा है t, सो आप t कॉमन लेंगे, 17t बिकम्स 17 माइनस 5t स्क्वायर की बजाय सिर्फ लिखेंगे 5t,
राइट। सो अगला स्टेप ये होगा कि 2 यहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 0 से डिवाइड होके एलिमिनेट हो जाएगा। सो नाउ 0 इक्वल 17 माइनस 5t। उसके बाद आप क्या करेंगे, 17 को t को फाइंड करना है हमने, इस इक्वेशन को t के लिए सॉल्व करना है। सबसे पहले 17 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, जिससे बन जाएगा -17, और फिर -5 को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, जाके -17 से डिवाइड होगा, यानी -17 और -5 इक्वल्स t। माइनस इंटू माइनस प्लस, जब आप 17 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 3.4 सेकेंड्स इक्वल t। इसका मतलब यह है जैसे ही आपने लॉन्च किया, फायर किया उसको, रॉकेट को या ऑब्जेक्ट को, तो 2.5 सेकेंड्स पर कितने 2.5 सेकेंड्स पर रॉकेट या ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पर पहुंचा होगा 11.25 मीटर्स। लेकिन 2.5 सेकेंड्स के बाद 3.4 सेकेंड्स पे वो ऑब्जेक्ट वापस आके जमीन को हिट करेगा। ये है वो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्रिज इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। सबसे पहले स्टेटमेंट के हिस्से को समझे कि एक ब्रिज है, एक पुल है, जिसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर है, जिसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर ज़्यादा है इसके ब्रेड्थ से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस ब्रिज की ब्रेड्थ यानी चौड़ाई 10 मीटर है तो फिर लेंथ कितनी होगी, 10 + 5 15 मीटर्स होगी। अगर उस ब्रिज की चौड़ाई 10 मीटर है तो फिर उसकी ब्रिज की लंबाई कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, 5 मीटर ज़्यादा, यानी 10 + 5 15 मीटर। ये मतलब है इस सेंटेंस का, जितनी उसकी ब्रेड्थ होगी लेंथ उससे 5 मीटर ज़्यादा होगी। अच्छा, इफ़ ब्रेड्थ इज x मीटर्स, अगर उसकी ब्रेड्थ x मीटर्स है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्रिज इन टर्म्स ऑफ x। अगर उस ब्रिज की ब्रेड्थ x मीटर है तो आप ये बताइए कि उस ब्रिज का एरिया क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x। अब x एक अननोन वेरिएबल है ना, इसकी जगह हम कुछ लिख तो नहीं सकते जब तक इसकी वैल्यू फाइंड ना हो, राइट। सो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्रिज फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। आगे चलें, अब अगला हिस्सा क्वेश्चन का यहाँ से शुरू होता है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इफ़ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्रिज इज 84 स्क्वायर मीटर, दूसरे हिस्से में क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एरिया 84 स्क्वायर मीटर है, पहले पार्ट में भी आपने एरिया फाइंड करना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ x, जबकि दूसरे पार्ट में एक्चुअल एरिया विद नंबर गिवन है। इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्रिज इज 84 स्क्वायर मीटर, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ या विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्रिज। बताइए कि उस रेक्टेंगुलर ब्रिज की लेंथ कितनी होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी। याद रखिए, जितनी उस ब्रिज की ब्रेड्थ है या विड्थ है, चौड़ाई है, लेंथ उससे 5 मीटर ज़्यादा है। तो मेरा सवाल यह है, अगर उस ब्रिज की ब्रेड्थ या चौड़ाई x मीटर है तो फिर उसकी लेंथ कितनी होगी, x + 5 मीटर। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया ना कि अगर उसकी ब्रेड्थ या विड्थ चौड़ाई 10 मीटर है, ठीक है ना, तो फिर उसकी लेंथ कितनी होगी, 10 × 5 या 10 + 5 15 मीटर्स। लेकिन अगर उसकी विड्थ x मीटर है तो फिर x और 5 तो ऐड नहीं हो सकते ना, उसको हम लिखेंगे x + 5 मीटर्स लेंथ ऑफ द ब्रिज को। ठीक, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले वो चीज़ें लिखेंगे जो गिवन है क्वेश्चन में, बल्कि मैंने यहाँ पर लेट द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज x मीटर लिखा हुआ है, बल्कि इसे लेट नहीं कहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इफ़ द ब्रेड्थ ऑफ द, बल्कि हाँ ये ब्रेड्थ गिवन है x मीटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट द ब्रेड्थ ऑफ द ब्रिज इज x मीटर्स, बल्कि लेट को हटा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ द ब्रेड्थ ऑफ द ब्रिज इज x मीटर्स, इफ़ द ब्रेड्थ ऑफ द ब्रिज इज x मीटर। अगर ये x मीटर है तो फिर लेंथ क्या होगी, देन लेंथ ऑफ द ब्रिज इज x + 5 मीटर्स। वाई? क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि जितनी उसकी ब्रेड्थ होगी लेंथ उससे 5 मीटर ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर ब्रेड्थ 10 मीटर्स है तो फिर लेंथ क्या होगी, 10 + 5 15 मीटर्स। लेकिन अगर ब्रेड्थ x मीटर्स है तो फिर लेंथ क्या होगी, x + 5। जैसे x की जगह अब क्या आया, 10 की जगह अब क्या आ गया, x। अगर ब्रेड्थ या विड्थ 10 मीटर्स है तो फिर लेंथ 15 मीटर्स होगी, बिकॉज 10 और 5 को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेड्थ x मीटर्स है तो फिर लेंथ होगी x + 5, यानी x और 5 को आप ऐड नहीं कर सकते, इसको आप एज इट इज लिखेंगे। ये है लेंथ ऑफ द ब्रिज इन टर्म्स ऑफ x।
राइट। सो आगे चलें। अब ब्रिज क्या है, रेक्टेंगुलर शेप्ड है, तो रेक्टेंगुलर शेप्ड फिगर का एरिया कैसे फाइंड किया जा सकता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ये फार्मूले साथ में याद रखिए, जैसे पहला हमने फार्मूला डिस्कस किया एरिया ऑफ द स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, फिर हमने फार्मूला डिस्कस किया एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। एरिया ऑफ द स्क्वायर में है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जबकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। स्क्वायर में ब्रेड्थ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, चारों साइड्स को आप लेंथ ही कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डायमेंशंस है, एक को लेंथ तो दूसरे को ब्रेड्थ। अगर पहले को ब्रेड्थ तो दूसरे को लेंथ लेंगे, और अगर पहले डायमेंशन को या पहली साइड को लेंथ तो दूसरी साइड को ब्रेड्थ लेंगे। सो एरिया को हम डिनोट करते हैं ए से। लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगुलर ब्रिज की, x मीटर्स है, तो लेंथ की जगह आप क्या लिखेंगे, x। और ब्रेड्थ कितनी है इस रेक्टेंगुलर ब्रिज की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x+5। तो ये x मैंने लिखा है लेंथ की जगह, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ की जगह मैंने लिखा है x+5, यानी x और x+5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। सो एरिया A इक्वल्स लेंथ ऑफ द ब्रिज x मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ ऑफ द ब्रिज, यानी x+5। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले, बट एरिया ऑफ द ब्रिज इज 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, 84 स्क्वायर मीटर्स। लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन है कि एरिया ऑफ द ब्रिज कितना है, 84 स्क्वायर मीटर्स है, ठीक है ना। एरिया ऑफ द ब्रिज इज 84 स्क्वायर मीटर। अच्छा, वो जो क्वेश्चन का पहला हिस्सा है ना कि फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्रिज इन टर्म्स ऑफ x, वो ये है a इक्वल्स x इंटू x+5। इसे कहते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्रिज इन टर्म्स ऑफ x, इसलिए क्योंकि x की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। सो ये होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्रिज इन टर्म्स ऑफ x व्हेन लेंथ इज 5 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेड्थ। जब लेंथ ब्रेड्थ से 5 मीटर ज्यादा हो, तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, x इंटू x+5। पहला x क्या है, ब्रेड्थ ऑफ द ब्रिज, दूसरा x+5 क्या है, लेंथ ऑफ द ब्रिज। सो ये था पहला हिस्सा क्वेश्चन का। अब दूसरे हिस्से में एरिया गिवन है, वो कितना है, 84 स्क्वायर मीटर। तो इसलिए मैंने लिखा है बट एरिया ऑफ द ब्रिज इज 84 स्क्वायर मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है इन टर्म्स ऑफ x, ये भी तो एरिया ही है, तो लिहाजा अब इस a की जगह में क्या पुट करूंगा, 84। ए की जगह क्या पुट करूंगा, 84। और ये है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहां से शुरू हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है a इक्वल्स x इंटू x+5, पहला x है ब्रेड्थ और दूसरा x है लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, जैसा आप इसको लिखना चाहें, राइट। सो a इक्वल्स x इंटू x+5 बिकम्स 84 इक्वल्स x इंटू x+5। वाई, बिकॉज a इज एरिया विच इज 84 स्क्वायर मीटर्स। अब जरा इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर एंड देन x मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5x। 84 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, देन 0 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं, अब मैं इसे फिर फैक्टराइज कर रहा हूँ। फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसे पढ़ते हैं 2 डिग्री वेरिएबल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे पढ़ा जाता है 1 डिग्री वेरिएबल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कांस्टेंट टर्म -84 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। इस वक्त एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। सो लिहाजा -84 मल्टीप्लाई बाय 1, -84 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -84। इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यूं समझिए ये आपका रफ फर्क है। और इसके बाद मिड टर्म क्या है, 5x, x का कोएफिशिएंट क्या है, +5। +5 को आप -84 के नीचे लिखेंगे। पहले -84 मल्टीप्लाई बाय 1 -84 और फिर x का कोएफिशिएंट 5 -84 के नीचे आ जाएगा। आगे चलें, आपने 2 ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें -84 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट +5। इस तरह के फैक्टराइजेशन हम पहले भी कर चुके हैं, लिहाजा वो 2 रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं 12 - 7। 12 7s आर 84 प्लस इंटू माइनस -84। और जब आप इन्हीं 2 नंबर्स को 12 और 7 को +12 - 7 लिखकर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप 12 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस इज 5। जब आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो वी गेट -84, और जब आपने इन्हीं 2 नंबर्स को इन्हीं साइन के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट +5। ये है वो 2 फैक्टर। अब इसका मतलब ये है कि आपने इस 5x को ब्रेक करना है, तोड़ना है इन द फॉर्म ऑफ 12 - 7। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 5x की जगह आप लिखेंगे 12x - 7x। हियर इज 12x - 7x, x इसलिए क्योंकि 5 के साथ x मौजूद है। एंड इट्स ट्रू, 12x - 7x इज 5x, कोई फर्क नहीं पड़ा।
इस प्रोसेस को हम मिड टर्म ब्रेक का नाम भी देते हैं। और लास्ट में -84 एज इट इज। अगला स्टेप होता है पेयर्स बनाने का। यहाँ फर्स्ट पेयर है x² + 12x, जबकि दूसरा पेयर है -7x - 84। फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या है? x² और 12x में कॉमन है x, तो ब्रैकेट के अंदर x² की बजाय लिखेंगे x + 12x की बजाय लिखेंगे सिर्फ 12, चूंकि x कॉमन ले चुके हैं। -7x - 84 में कॉमन आ रहा है -7, तो ब्रैकेट के अंदर -7x की बजाय सिर्फ आप x लिखेंगे बिकॉज -7 आपने कॉमन ले लिया। और ये नेगेटिव साइन भी चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि आपने नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया, याद रखिए। और 84 की जगह लिखेंगे आप 12 बिकॉज 12 7s are 84। अब आप देख सकते हैं कि x + 12 आपके पास एक जैसा फैक्टर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? x + 12 को कॉमन लेंगे और अनकॉमन x - 7 को भी आप फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। अब x + 12 भी 0 के इक्वल एंड x - 7 भी 0 के इक्वल, दोनों को सॉल्व करते हैं। x + 12 राइट साइड पे बिकम्स -12 एंड x - 7 राइट साइड पे बन जाएगा +7। अब -12 को हम रिजेक्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि x इस वक्त क्या है? अगर आप गौर करें, x इस वक्त है विड्थ ऑफ द ब्रिज, उस ब्रिज की चौड़ाई है। तो चौड़ाई क्या है? लेंथ है ना चौड़ाई, तो लेंथ कैन नेवर बी टेकन एज नेगेटिव, या डिस्टेंस कैन नेवर बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है ना? ये जो x है ये तो डिस्टेंस है या लेंथ है ब्रिज की, या ब्रेड्थ है ब्रिज की। इस वक्त तो x ब्रेड्थ है, जबकि लेंथ x + 5 है, 5 मीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से। तो लिहाजा हम लेंथ या ब्रेड्थ को या डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, ये फिजिक्स के कवानीन के खिलाफ है। लिहाजा x = -12 को क्या करेंगे? रिजेक्ट। अलबत्ता जो दूसरी वैल्यू है x की 7, इसको यूटिलाइज करके हम ब्रिज के लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से? विड्थ ऑफ द ब्रिज आपने क्या अज्यूम किया था? x, और x क्या है? 7 है, सो x = 7 मीटर्स। ये उस ब्रिज की ब्रेड्थ आ जाएगी, तो फिर लेंथ ब्रेड्थ से कितनी ज़्यादा है? 5 मीटर। तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ द ब्रिज आपने क्या अज्यूम किया था? x + 5 था ना, बिकॉज लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है, तो x + 5, x की जगह क्या लिखेंगे? 7 + 5 = 12। ठीक है ना? 12 मीटर उस ब्रिज की क्या है? लेंथ। 7 मीटर उस ब्रिज की क्या है? ब्रेड्थ। एरिया का फार्मूला क्या है? क्योंकि ब्रिज रेक्टेंगुलर शेप्ड है, तो एरिया का फार्मूला होगा लेंथ × ब्रेड्थ, 12 × 7। लेंथ 12 और ब्रेड्थ 7, 12 7s are 84 स्क्वायर मीटर्स। और वाकई में आप देखिए क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ब्रिज क्या गिवन है? 84 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब है आपका आंसर लेंथ 12 मीटर्स और ब्रेड्थ 5 मीटर बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज लेंथ 12 मीटर्स और ब्रेड्थ या विड्थ 7 मीटर्स, बिकॉज 12 7s are 84 स्क्वायर मीटर्स। तो ये था लेंथ और विड्थ या ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्रिज। मूव करते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स is to be constructed by cutting square corners from a 60 by 60 inch piece of cardboard and folding up the flaps. The goal is to choose the dimensions so as to maximize the volume of the box. Find volume in terms of x. Also find the value of x when vx equals 0. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है या बॉक्स है, एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह मैच बॉक्स देखे अपने माचिस, वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कहलाता है। ओपन तो नहीं, क्लोज कहेंगे उसके, क्योंकि उसके हर फेस क्लोज होते हैं, तमाम फेसेस क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। अगर उसके किसी भी एक फेस को काट दें आप, तो वो क्लोज नहीं बल्कि ओपन बन जाएगा। या आपने देखा होगा ये जो स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं या कोई तालाब होता है, उसे हम कहते हैं ओपन रेक्टेंगुलर टैंक। इसलिए एक तो वो ओपन है, ऊपर वाला टॉप का हिस्सा उसका ओपन है, या कोई भी एक फेस नहीं है उसका। दूसरा ये कि उसका हर फेस एक रेक्टेंगल है। अगर आप उस तालाब को देखें, पॉन्ड को देखें, या उस स्विमिंग पूल को देखें, तो वो स्विमिंग पूल हो सकता है अगर स्क्वायर शेप्ड है तो वो एक क्यूब बन जाएगा, लेकिन अगर वो एक रेक्टेंगुलर शेप्ड है तो फिर उसको हम एक क्यूबाइड कहेंगे या रेक्टेंगुलर टैंक कहेंगे। तो यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया गया है, ठीक है ना, टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय कटिंग स्क्वायर कॉर्नर्स फ्रॉम अ 60 by 60 inch piece of cardboard and folding up the flaps. सबसे पहले ज़रा इसको समझे, ये 60 by 60 inch of cardboard and folding up the flaps। यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ की है, हाँ आई होप ये पूरा इसमें नज़र नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा इसको, बल्कि ठीक है इसी तरह। ये वो कार्डबोर्ड है,
ठीक है ना, जिसका जिक्र क्वेश्चन में हुआ है 60/60, यानी इसकी लेंथ भी 60 है और इसकी हाइट भी 60 है या ब्रेड्थ भी 60 है। अब चूंकि ये स्क्वायर शेप्ड है तो यहाँ पर ब्रेड्थ का जिक्र नहीं हो सकता, ब्रेड्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेंथ बाय लेंथ कहेंगे आप, क्योंकि इसका इस चारों साइड की लेंथ एक जैसी है। तो ये साइड भी 60 है, ये साइड 60/60 का मतलब ये है एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है ना। तो चारों साइड की लेंथ कितनी है इस कार्डबोर्ड की, 60 सेंटीमीटर या 60 मीटर, जो भी आप इसको समझें, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इस 60/60 कार्डबोर्ड के हर कोने से एक स्क्वायर शेप फिगर को काटा गया है या एक स्क्वायर काटा गया है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये इसके कॉर्नर्स है, ये टॉप के 2 कॉर्नर्स है इस कार्डबोर्ड के और ये बॉटम के 2 कॉर्नर्स है। ऊपर भी मैंने देखे 2 यहाँ से स्क्वायर शेप्ड पोर्शंस को काट दिया है, ठीक है ना। ये देखिए ये स्क्वायर शेप्ड है, यानी कि यूँ समझे कि अगर ये साइड इस डॉटेड लाइन की जो रेड में आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है ना, ये ठीक है ना। इस वक्त तो मैंने इसको x इंच लिया हुआ है, अगर ये 4 इंच है तो दूसरी लाइन भी कितनी होगी, 4 इंच होगी। इसी तरह ये जो है, ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही है इसकी भी लेंथ 4 इंच ही है, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय कटिंग स्क्वायर कॉर्नर्स। आपने क्या किया, इस 60/60 कार्डबोर्ड के हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काट दिया है। अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि जितनी इसकी एक साइड की लेंथ है दूसरी साइड की लेंथ भी उतनी ही होगी। ये देखिए ये पूरा एक स्क्वायर है। इसी तरह ये जो राइट कॉर्नर पे है ये भी एक स्क्वायर ही है। इसी तरह नीचे बॉटम पे जो राइट कॉर्नर पे है ये भी स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसके हर साइड की लेंथ क्या ली है, x इंच। और इसी तरह लेफ्ट पे जो बॉटम में आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं इसके भी साइड्स की लेंथ x इंच ही ली है। तो बहरहाल ये एक 60/60 का कार्डबोर्ड है जिसके हर कॉर्नर से आपने स्क्वायर रिमूव कर दिया है, स्क्वायर काट दिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, द गोल इज टू चूज द डायमेंशंस सो एज द मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है जिससे इस पेपर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसके फ्लैप्स ये रीजन कहलाते हैं जो रह गए इसके, ये देख रहे हैं ये वाला, यहाँ से ये सारे हट जाएंगे, ठीक है ना, ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएंगे तो ये जो इसके रीजन जो बाकी रह जाएंगे सेंटर को छोड़ के इसे कहेंगे फ्लैप्स, ठीक है ना। सो टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स फाइंड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x, आपने इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन v ऑफ x इज इक्वल टू 0, v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, राइट। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस कार्डबोर्ड 60/60 इंच के कार्डबोर्ड से मैंने हर कॉर्नर से स्क्वायर को हटा दिया, काट दिया है, ठीक है ना। आगे चलें, जब मैंने इसके फ्लैप्स को जो बाकी साइड्स हैं जैसे ये, ठीक है ना, जब मैंने इसे फोल्ड किया तो आपके सामने ये कुछ ऐसी फिगर नज़र आएगी। आई होप ये मैंने पिक्चर्स ली है और फिर यहाँ पे मैंने आपके साथ इसमें शेयर की है पेज पे, आपको समझ आ चुका होगा। ये देख रहे हैं ये इसके फ्लैप साइड्स हैं, ये बाकी साइड्स, ये देखिए ये साइड और ये साइड और ये साइड, जब आप इनको फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए ये एक तालाब की तरह बन गया, एक टैंक की तरह बन गया, एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया, ठीक है ना। या ये देखिए ये साइड व्यू है इसका, आप देख सकते हैं जो मैंने स्क्वायर काटे हैं उसके बाद जो फ्लैप्स है उसे मैंने फोल्ड कर दिए हैं, तो ये क्या बना आपके सामने, एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। मैंने ऐसे फोल्ड किए हैं जिससे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम हो, ठीक है ना। फिलहाल तो मैंने इसको ऐसे ही फोल्ड कर दिए, मुझे आइडिया नहीं है कि इसका ये जो फ्लैप्स है या वो जो स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा हो, वो स्क्वायर कितना बड़ा या छोटा हो जो इसके कॉर्नर से काटा गया है, कि ताकि इसका जो वॉल्यूम है इस ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो याद रखें जितने छोटे स्क्वायर आप काटेंगे उतना ही बड़ा इसका वॉल्यूम होगा, और जितने बड़े स्क्वायर काटेंगे वॉल्यूम इसका उतना ही छोटा रह जाएगा। क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सो एज टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ठीक है ना। क्या है, आप ऐसे स्क्वायर इस 60/60 कार्डबोर्ड के कॉर्नर से काटे जिससे बनने वाले बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मैंने सबसे पहले स्क्वायर्स काटे, फिर इसके फ्लैप्स को मैंने फोल्ड किया, ये आपके सामने है, ये एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया, ये इसका साइड व्यू है, ठीक। आगे चलें,
अच्छा, फाइंड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्वेश्चन पूरा हो गया। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और दूसरा हमने ये फाइंड करना है एक्स की वैल्यू जब वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ आ चुका है आपको। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये देखिए, ये वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक और फिगर में भी, ये 60x60 का एक कार्डबोर्ड है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देता हूँ ताकि ये पूरा स्क्रीन में विजिबल हो। ठीक है ना, ये 60x60 का एक कार्डबोर्ड है। ठीक, उसके बाद ये देख रहे हैं, ये जो आपको रेड पिंक कलर के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये स्क्वायर शेप्ड है जिसे मैंने यहाँ से इससे काट दिया और इसके बाद इसके जो फ्लैप्स है उसे मैंने फोल्ड कर दिए, जिससे ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। अच्छा, लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बी x इंच। ये कौन से स्क्वायर की बात हो रही है? ये स्क्वायर की बात हो रही है जो हमने इससे काट दिए है। ठीक है ना, ये जो स्क्वायर मैंने काटे हैं, यहाँ ऊपर वाले फिगर में मैंने इसको हाईलाइट किया है। ये स्क्वायर जो मैंने काटे, स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी है इस वक्त? x इंच। क्यों x इंच लिया? क्योंकि मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, राइट। सो लेट्स से ये जो कॉर्नर से आपने स्क्वायर काटे हैं, इन स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी है? x इंच। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बी x इंचेस। वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? देखिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब है क्यूबाइड। आपने मैच बॉक्स देखा होगा ना, माचिस की डब्बी, मैच बॉक्स है माचिस की डब्बी, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप, इसका नाम है क्यूबाइड। इसलिए क्योंकि इसको जब आप गौर से देखते हैं, इसका हर फेस क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है। इसके टोटल 6 फेसेस हैं और हर फेस एक रेक्टेंगल होता है। जबकि लिडो डाइस आपने देखी होगी, जिससे आप लिडो गेम खेलते हैं, वो डाइस भी 6 फेसेस पर मुश्तमिल होता है। एक फेस पे 1 डॉट, दूसरे फेस पे 2 डॉट्स, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें पे 5 और छठे पे 6 डॉट्स लगे होते हैं। लेकिन गौर से देखें तो हर फेस क्या होता है? एक स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल नहीं होता बल्कि स्क्वायर होता है। उसे हम कहते हैं क्यूब। हाँ, माचिस की जो डबिया है, मैच बॉक्स है, वो एक क्यूबाइड है। क्यों? क्योंकि उसका हर फेस जो है वो एक रेक्टेंगल है। सो ये जो आपने अभी ये जो बॉक्स बनाया है इस कार्डबोर्ड से, जब आपने कार्डबोर्ड के कॉर्नर से स्क्वायर हटा दिए, ये बॉक्स क्या है? रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यानी ये क्यूबाइड है। ठीक, सो आपने फाइंड करना है वॉल्यूम। क्यों? क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसीलिए तो मैंने ये जो काटे गए स्क्वायर है, इसकी लेंथ भी x इंचेस ली। ठीक है ना। सो अब वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये कहलाते हैं डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड। ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड का या वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, मैं फिर बता दूं, रेक्टेंगुलर बॉक्स को कहते हैं क्यूबाइड, जबकि स्क्वायर बॉक्स को कहा जाता है क्यूब। मैच बॉक्स और लिडो डाइस दोनों की एग्जांपल है। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड या वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो फार्मूला है, जिस तरह एरिया ऑफ द स्क्वायर आपने पढ़ा, एरिया ऑफ द सर्कल आपने पढ़ा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपने पढ़ा, अगला आपके पास आ रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड या वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी इस क्यूबाइड की या इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की? ठीक है ना। लेंथ में लेता हूं x, ब्रेड्थ क्या बनेगी इसकी? 60 माइनस 2x, और हाइट क्या बनेगी? वो भी 60 माइनस 2x। इसको ज़रा समझिए ये क्यों इस तरह से हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ से समझने की कोशिश करें इस फिगर को देख, फिर मैं टॉप वाले फिगर पे भी आता हूँ। ये जो मैंने स्क्वायर यहाँ से हटाया है, ठीक है ना, स्क्वायर की लेंथ कितनी मैंने ली थी? x। इसका मतलब है कि अगर स्क्वायर की लेंथ x है तो ये जो फ्लैप साइड है, फ्लैप्स है, इसकी लेंथ भी कितनी होगी? x ही होगी ना। ये वो साइड है जिसको आपने फोल्ड किया, जिससे इस बॉक्स की दीवारें बनी, जिससे इस बॉक्स के साइड्स बने। तो अगर ये जो स्क्वायर जो आपने यहाँ से रिमूव किया, अगर उस स्क्वायर की साइड की लेंथ x मीटर्स है, तो फिर ये जो फ्लैप्स है जिसको आपने फोल्ड किया, इसकी लेंथ भी कितनी होगी? x मीटर। तो चले ये पहला डायमेंशन होगा इस रेक्टेंगुलर बॉक्स, इस क्यूबाइड का, यानी कि लेंथ। अब आते हैं ब्रेड्थ पे। ब्रेड्थ आप यूँ समझे कि ये पूरी जो लाइन है इसकी, ये क्या कहलाएगी? ब्रेड्थ। अच्छा, कौन सी लाइन? यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये जो 2 साइड्स है, ये तो वो साइड्स है जिसको आप फ्लैप्स कहते हैं, जिसे आपने फोल्ड किया, ये साइड और ये साइड। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कुछ पेंसिल लाइनें लगा के। देखिए, ये तो फ्लैप साइड है, ठीक है ना, और ये भी फ्लैप साइड ही है। ये तो वो साइड है जिसको आपने फोल्ड किया, ये भी फ्लैप साइड ही है, और ये भी क्या होगी? फ्लैप साइड ही होगी। इन फ्लैप साइड्स की चौड़ाई कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? वही जितनी स्क्वायर की लेंथ है, यानी x। ठीक है ना, यहाँ भी x ही है,
ठीक है। सो इसका मतलब है किसी भी क्यूबाइड के 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। एक और मजे की बात बता दूं, डिपेंड करता है आप पे कि आप किस साइड को लेंथ लेते हैं, किस साइड को ब्रेड्थ और किस साइड को हाइट, मर्जी आपकी है। मैं यहाँ पर ये जो साइड है जिसको मैंने फ्लैप किया, जिसको मैंने फोल्ड किया, यानी ये जो फ्लैप साइड है, इसे मैं लेता हूँ लेंथ ऑफ द क्यूबाइड या रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसके बाद ये जो आपके पास रह जाएगी ये वाली लाइन, ये साइड, ठीक है ना, इसे मैं लेता हूँ ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी रह जाएगी, टोटल लेंथ कितनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके सामने है 60 में से आप ये हिस्सा भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फ्लैप साइड, और इस हिस्से को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स को आपने फ्लैप कर दिया। जब आप इसे फ्लैप करेंगे तो ये भी x है और ये भी x है। 60 में से कितने x माइनस करेंगे, 2x। टोटल लेंथ कितनी है इस बॉक्स की, 60 है। 60 में से आपने ये 2 साइड्स माइनस करने, क्योंकि इसको तो आपने फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। ये साइड्स फिर लेंथ में शामिल नहीं होंगे, इस बॉक्स के लेंथ में ये दोनों साइड्स जो आपने फोल्ड किए वो शामिल नहीं होंगे। इन दोनों साइड्स की लेंथ क्या है, x, यानी x प्लस x 2x। तो 60 में से क्या माइनस करेंगे आप, 2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है, सॉरी लेंथ तो हमने x ली, ब्रेड्थ जो है वो इसकी या विड्थ जो है वो इस बॉक्स की कितनी रह गई, 60 माइनस x। इसी तरह हाइट कितनी रह जाएगी, वंस अगेन हाइट यहाँ से यहाँ तक है इसकी, अगेन कितनी है, 60 इंचेस। और अब चूंकि इसमें से हम फ्लैप साइड को, यानी वो साइड जो हमने फोल्ड किए, वो इसमें शामिल नहीं करेंगे हम। तो इसका मतलब है कि इसकी जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी हाइट होगी, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लेंथ होगी। और ये जो फ्लैप साइड है जिसको आपने फोल्ड किया, ये इसकी, सॉरी ये लेंथ होगी, ये वाली साइड कहलाएगी इसकी ब्रेड्थ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है इसे हम कहेंगे हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड या रेक्टेंगुलर बॉक्स के डायमेंशंस। तो जितनी इसकी ब्रेड्थ या विड्थ थी, यानी कि 60 माइनस 2x, हाइट भी तो उतनी ही होगी, क्योंकि हाइट से भी आप इन्हीं 2 साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे आप फोल्ड कर रहे हैं, ये और ये बॉटम वाला साइड, एक x और ये दूसरा x प्लस x 2x। यानी टोटल अगर लेंथ 60 है तो 60 से आप 2x माइनस करेंगे, क्योंकि आप इस साइड को हाइट में शामिल नहीं कर रहे। इसी चीज़ को समझते हुए आप एग्जांपल में आ जाए। देखें फ्लैप साइड कौन से होंगी, ये देखिए ये वो साइड है जिसको आपने फोल्ड करना है। ये फोल्ड करेंगे तो ये बनेगा, ये देखिए ये वाली साइड, ये सारे देखिए चारों मैंने फोल्ड किए हुए हैं। ये जो बीच में रह गया ना आपके पास, ये देखिए ये रीजन, ये और ये, मैंने कोशिश की स्क्वायर शेप बन जाए, रेक्टेंगुलर शेप बन जाए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए ये वाली जो साइड है, ये इसको मैं ले लेता हूँ लेंथ, ठीक है ना, बल्कि इसको मैं पिंक कलर से वो कर देता हूँ, हाँ कलर में चेंज कर देता हूँ इसका, ताकि हाँ ये कलर सही रहेगा, बल्कि रेड ले लेता हूँ मैं। लेट्स से ये जो क्यूबाइड है, रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स है, ये साइड में इसका लेता हूँ लेंथ, ये साइड में इसकी लेता हूँ ब्रेड्थ, और ये साइड में इसकी लेता हूँ हाइट। मर्जी आपकी है, आप इसको हाइट ले, इसको लेंथ, इसको ब्रेड्थ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, इसे मैंने लेंथ लिया, इसे मैंने ब्रेड्थ लिया और इसे मैंने हाइट ली। टोटल लेंथ कितनी थी इस बॉक्स की, इस कार्डबोर्ड की, 60। लेंथ कितनी थी, 60 बाई 60 इंच, यानी ये साइड भी 60 इंच है और ये वाली साइड भी कितनी है, 60 इंच है। अब अगर इस हिस्से को निकाल दिया जाए जिसको आपने फोल्ड करना है, देखिए ये फ्लैप साइड है जिसको आपने फोल्ड करना है, ठीक है ना, ये और ये उस बॉक्स का बॉटम रह जाएगा। बाकी ये सारे इससे तो इसके वो आ जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, यानी ये इसके वॉल्स कहलाएंगे, साइड्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 60 है तो फिर मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी, ये x और ये x 60 से माइनस करेंगे, यानी कि 60 माइनस 2x। इसी तरह अगर ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर बॉटम तक टोटल कितनी है, 60, तो मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक फाइंड करनी है। ये जो ग्रीन लाइन है इसकी लेंथ मैं कैसे फाइंड करूँ, क्योंकि यही इसकी वो रह जाएगी ना, बाकी साइड्स तो ये टॉप और ये बॉटम वाले तो साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज इसको आपने फोल्ड करना है। तो अगेन अगर ये टोटल 60 है तो ऊपर वाला बॉक्स स्क्वायर x और नीचे वाले स्क्वायर x, दोनों x को निकाल देंगे, यानी x प्लस x 2x, ये बन जाएगा 60 माइनस 2x। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बॉक्स है इसकी लेंथ कितनी है,
एक्स मीटर एक्स इंचेस। इसकी ब्रेड्थ कितनी है 60 माइनस एक्स इंचेस, और इसकी हाइट कितनी है 60 माइनस एक्स इंचेस। ठीक, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे फार्मूले में क्या लिखा है, लेंथ कितनी है इस बॉक्स की x इंचेस, विड्थ कितनी है इस बॉक्स की 60 माइनस 2x। वाई 60 माइनस 2x, ये जो दो हिस्से हैं जिसको आपने फोल्ड करना है वो 60 से आप माइनस कर देंगे, 60 टोटल लेंथ है। इसी तरह हाइट कितनी है, अगेन टोटल 60 में से आप दो फोल्डेड साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 2x, 60 माइनस 2x। उसके बाद 60 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 2x, 60 माइनस 2x होल स्क्वायर, ठीक है ना x। उसके बाद ये 60 माइनस 2x, ये अलजेब्रिक फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a क्या है 60 है और b क्या है इसमें 2x है। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर यानी 60 स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू 60 इंटू 2x प्लस b स्क्वायर यानी 2x होल स्क्वायर। इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे, 60 स्क्वायर इज 60 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल टू 3600। नाउ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2x इज माइनस 240x, एंड देन 2x होल स्क्वायर, 2 2 4, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब उसके बाद x को मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 3600, 3600x, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 240, माइनस 240x स्क्वायर, एंड देन x मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर 4x क्यूब। ये है वो आपके पास वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इन टर्म्स ऑफ x, ये भी है। और इसके अलावा इसे भी आप वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। v इज इक्वल टू 3600x माइनस 240x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है x इंटू 60 माइनस 2x होल स्क्वायर की। तो ये भी वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x है और ये भी वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कह रहा था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन v ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि नाउ व्हेन v ऑफ x इज इक्वल टू 0, इफ v ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो मैं फिर आपसे वही कहूँगा कि ये देखिए वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x तो ये है x इंटू 60 माइनस 2x होल स्क्वायर, या आप इसको लें, इसे लेंगे तो वापस इसको आपने इस फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो लिहाजा बेहतर यही कि आप इसको ले लें, ठीक है ना। सो वी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 60 माइनस 2x होल स्क्वायर। अब इसमें वी एक्स क्या है 0, तो वी एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 0 इक्वल्स एक्स इंटू 60 माइनस 2x होल स्क्वायर। अब इसका मतलब यह है कि x भी 0 के इक्वल होगा और 60 माइनस 2x होल स्क्वायर भी 0 के ही इक्वल होगा। x इज इक्वल टू 0 तो सॉल्व है, बट 60 माइनस 2x होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों साइड्स का क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। 0 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी 0 ही होता है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, सो वी लेफ्ट विथ 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 60 को राइट साइड पे लेंगे तो वी गेट माइनस 60x, और जब माइनस 2 को भी राइट साइड पे लेंगे तो वी गेट माइनस 60 ओवर माइनस 2। माइनस और माइनस कैंसिल आउट होंगे, 2 1s are 2, 2 30s are 60, so x is equal to 30। therefore x is equal to 0 inches और x is equal to 30 inches। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, डिटेल्स में बहुत ज़्यादा होगी, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। x इज इक्वल टू 0 इंचेस, x इज इक्वल टू 30 इंचेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन की तरफ आ जाए एक दफ़ा। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन v ऑफ x इज इक्वल टू 0। बताइए कि इस कटने वाले स्क्वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए जब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाए 0। फिर से सुने, आप ये बताइए x, व्हाट इज x? लेंथ ऑफ द स्क्वायर जो आपने काटा है। इस स्क्वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये स्क्वायर कितना बड़ा कटना चाहिए जिससे इस पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाए 0 हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी? 0 एंड 30। मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अगर मैं इस स्क्वायर की लेंथ 0 इंच रख दूँ, 0 इंच का मतलब क्या है कि मतलब इसे आप फोल्ड ही नहीं कर सकेंगे, फिर तो ये फ्लैप वाला हिस्सा, तो फ्लैप्स तो इसमें रहेंगे ही नहीं। देखिए x इंच यानी कि कुछ इसकी लंबाई है, जैसे इस वक्त इसकी मैंने ली थी 6 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मैं 0 लेता हूँ तो फिर यहाँ पर कुछ हिस्सा रहेगा भी तो नहीं जिसे आप फोल्ड कर सके। जब आप फोल्ड ही नहीं करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स तो बनेगा ही नहीं, ये तो फ्लैट 60 बाई 60 का कार्डबोर्ड ही रह जाएगा। x इज इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे ना? x इज इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि आपने यहाँ से कुछ काटना ही नहीं है, क्योंकि आपने स्क्वायर की साइड की लेंथ 0 इंच ली है।
यानी कुछ भी नहीं ली है। जब आप कुछ भी नहीं लेंगे तो इसे फोल्ड कैसे करेंगे? तो इसका मतलब ये है जब आप इसे फोल्ड ही नहीं करेंगे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ही नहीं बनेगा। जब ये बॉक्स ही नहीं बनेगा तो ये 3 डायमेंशनल फिगर ही नहीं बनेगा, इसका वॉल्यूम फाइंड ही नहीं हो सकता है, यानी इसका वॉल्यूम 0 हो गया। ये तो फिर बिल्कुल एक सीधा सा पेपर है, कार्डबोर्ड है, ठीक है ना। तो x = 0 अगर होगा यानी इस कटने वाले स्क्वायर की साइड की लेंथ अगर 0 रखेंगे तो मतलब है आपने कुछ काटा ही नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी अगर इसका वॉल्यूम 0 आता है वो तब होगा जब x = 30 होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने इस पूरे, मैं ज़रा इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये इसको, ताकि ये थोड़ा सा मुझे विजिबल नज़र आ जाए, क्लियर। सॉरी मैंने वो ही काट दिया। काफ़ी मुश्किल है ये। हाँ, ये अगर मैं x इंचेस 30 रख दूँ, x क्या है 30, यानी कि स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी रखूँ 30, तो ये लेंथ कहाँ तक जाएगी इसकी, ये यहाँ तक आएगी। टोटल लेंथ कितनी है इसकी 60, ये आ जाएगा 30, ठीक है ना। और बल्कि नहीं, 1 मिनट, अगर ये भी 30 हो और ये भी 30 हो तो ये लेंथ तो बनेगी आपके पास कि कहाँ से ये आपके पास ये देखिए इसका मिड बनेगा ना 30, क्योंकि टोटल लेंथ 60 है, ये भी 60 है, तो ये इसका मिड। ये देखिए ये स्क्वायर इतना बड़ा बनेगा अगर x आप 30 लेंगे। x अगर आप 30 लेंगे, x वो स्क्वायर है जो आप काट रहे हैं ना, x स्क्वायर की लेंथ है जो आप काट रहे हैं, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। इसी तरह फिर ये भी 30 होगा और ये साइड भी 30 होगा। इसी तरह 4 स्क्वायर काटने ना अपने कॉर्नर्स में से, ये भी 30/30 होगा, ये भी 30/30। जब आप इन चारों को काटेंगे तो बीच में रह क्या जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। आपने चारों पोर्शन यानी इस कार्डबोर्ड को आपने 4 हिस्सों में काट दिया। जब आप 4 हिस्सों में काटेंगे तो वॉल्यूम कहाँ से रहेगा? तो उस सूरत में भी वॉल्यूम क्या होगा? 0। 2 सूरतों में वॉल्यूम 0 होगा। एक, जब आप इस कटने वाले स्क्वायर की लेंथ 0 इंच लेंगे यानी कुछ कटेगा ही नहीं। जब कुछ कटेगा ही नहीं तो फिर फ्लैप्स बनेंगे ही नहीं, बाउंड्रीज इसकी बनेगी ही नहीं, साइड बनेंगे ही नहीं। दूसरा, जब आप इस स्क्वायर के कटने वाले स्क्वायर के साइड की लेंथ 30 इंच लें, ठीक है ना, तो उस वक्त तो पूरा कार्डबोर्ड 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो उस सूरत में भी वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा। ये था इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, काफ़ी टाइम लग गया इस पर। आते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। अ स्मॉल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस हैंड क्राफ्टेड वुडन चेयर्स। एक फैक्ट्री है जो चेयर्स बनाती है। इन सिंपल वर्ड्स, द प्रॉफिट P of X, द प्रॉफिट P of X, प्रॉफिट को किस चीज से डिनोट किया गया है? P of X इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ चेयर्स, X in tens. What is X? नंबर ऑफ चेयर्स। P of X क्या है? प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है। जाहिर है कंपनी चेयर्स बनाएगी तो उसी कीमत पे तो नहीं बेचेगी जिस कीमत पे बनी है, तो कुछ प्रॉफिट लेगी ना। अच्छा, नंबर ऑफ चेयर्स क्या है? X इन टेंस का मतलब यह है कि अगर X 1 है तो इसका मतलब है 10 चेयर्स। अगर X 2 है तो 10 2s are 20 चेयर्स। अगर X 3 है तो 10 3s are 30 चेयर्स। इन टेंस का मतलब ये है, ठीक है, यानी दसियों में, ठीक है। अगर X 5 है तो 5 10s are 50 यानी 50 चेयर्स। Produced and sold is modeled by P of X is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6। कंपनी एक फैक्ट्री है, वो चेयर्स बनाती है इन टर्म्स ऑफ टेंस, ठीक है ना, और उसका जो प्रॉफिट है P of X वो मॉडल्ड है इस इक्वेशन से, P of X equals x cube minus 6x square plus 11x minus 6। प्रॉफिट आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं इस कंपनी के चेयर्स बनाने का, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। फाइंड द प्रोडक्शन लेवल्स इन टर्म्स ऑफ चेयर्स वेयर द कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट्स। आप ये बताइए कि वो प्रोडक्शन लेवल कौन सा होगा, वो कौन सा प्रोडक्शन लेवल होगा इन टेंस ऑफ चेयर्स जहां कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। यानी अगर कंपनी, वो कौन सी खास तादाद होगी चेयर की जिस पर कंपनी को 0 प्रॉफिट मिलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट्स का मतलब है नो प्रॉफिट, ठीक है ना, यानी जिस कीमत पे खरीदी है उसी कीमत पे बेच दी, तो ना लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ। इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। आप ये बताइए कंपनी कितने चेयर्स बनाएगी जिसमें कीमत खरीद
कीमतें फ़रोख्त के बराबर होगी। जाहिर है कंपनी अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाती है, ज़्यादा बनाएगी तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम बनाएगी तो उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक ख़ास लिमिट ऐसी होगी जहाँ पर कंपनी ख़ास नंबर बनाएगी, उसमें ना कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा और ना ही उससे लॉस होगा। ठीक है ना, एक ख़ास नंबर वैसा भी हो सकता है जहाँ कंपनी को ना तो प्रॉफिट मिलेगा और ना ही लॉस होगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो प्रॉफिट होगा, बहुत कम प्रोडक्शन करेगी तो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अगर मटेरियल बाकी रह जाए, वेस्ट हो जाए तो लॉस हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहाँ पर कंपनी बीच में आ जाती है, ना उसे लॉस होता है और ना ही उसे प्रॉफिट होता है। एनी हाउ, सेकेंड पार्ट कह रहे हैं इफ़ द कंपनी प्रोड्यूसेस 50 चेयर्स फाइंड द प्रॉफिट। अगर कंपनी 50 चेयर्स बनाती है तो बताइए कि प्रॉफिट कितना मिलेगा। सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का जिक्र किया है। आर द प्रोडक्शन लेवल्स एट विच अ बिजनेस मेक्स neither अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां कंपनी ना तो प्रॉफिट बनाती है और ना ही लॉस बनाती है। ब्रेक इवन पॉइंट्स आर द प्रोडक्शन लेवल्स एट विच अ बिजनेस मेक्स neither अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। ना तो उसे लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है। मैथमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट्स अकर व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। मैथमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? जब प्रॉफिट जीरो हो। और प्रॉफिट को इस इक्वेशन में किस चीज़ से डिनोट किया गया है? याद रखिए, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रॉफिट। मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने लिखा है जो इक्वेशन गिवन है जिसकी मदद से आप कंपनी के प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। याद रहे इसमें पी ऑफ एक्स क्या है? प्रॉफिट है कंपनी का, ठीक है ना। अच्छा, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट्स, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या मतलब होगा? यानी पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? जीरो, प्रॉफिट जीरो होना चाहिए। फॉर ब्रेक इवन पॉइंट्स पी ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिससे प्रॉफिट यानी पी ऑफ एक्स क्या आ जाए? जीरो। अब प्रॉफिट इस वक्त, पी ऑफ एक्स इस वक्त क्या है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये है इस वक्त प्रॉफिट। मुझे फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट्स। इसका मतलब यह है कि मैं ऐसे नंबर्स ऑफ चेयर्स यहाँ पे लगाऊंगा जिससे ये पूरा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 क्या बन जाए? जीरो बन जाए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मुझे जीरो बनाना है, इसलिए क्योंकि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ये बात जो है वो इशारा करती है फैक्टर्स की तरफ, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था ना, फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। वहाँ आपको याद होगा कि हम फैक्टराइज करते थे डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बाय मींस ऑफ अलजेब्रिक फार्मूलाज, ठीक है। लेकिन जो बाय अलजेब्रिक फार्मूला फैक्टराइज नहीं होता था उसके साथ हम क्या करते थे? उसके लिए हम डिफरेंट नंबर चूज करते थे, ऐसे नंबर्स जिससे पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका टोटल सम जीरो हो जाए। याद आ रहा है ना जो हमने किया था पिछले एक्सरसाइजेस में। तो मैं यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए डिफरेंट नंबर्स चूज करूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे प्रॉफिट क्या चाहिए? जीरो। सबसे पहले मैं चूज करता हूं 1। सो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। मैं चेक करता हूं कि क्या इससे प्रॉफिट जीरो हो सकता है या नहीं। मैंने आपसे कहा ना ये इक्वेशन आपको बताएगा कि प्रॉफिट क्या होगा। मुझे ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले मैं चूज करता हूं 1। मैं चेक करूंगा कि क्या ये जीरो हो सकता है प्रॉफिट या नहीं। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां आप पुट करेंगे 1। p ऑफ x बिकम्स p ऑफ 1 इक्वल्स 1 क्यूब x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 एंड देन माइनस 6। 1 क्यूब इज 1, 1 square is 1 and then minus 6 multiplied by 1 is minus 6, 11 multiplied by 1 is 11 and then minus 6. Now 11 पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, 11 प्लस 1 is 12 और minus 6 is minus 12, minus 12 plus 12 is 0। क्या हुआ? प्रॉफिट जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर x 1 है, व्हाट इज x? x का यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है इंटेंस। अगर x 1 है तो इसका मतलब है कि कंपनी कितनी चेयर्स बनाएगी? 10। x अगर 1 है तो वो 10 1s are 10 होगा। x अगर 2 है तो 2 10s are 20 होगा। x अगर 3 है तो 3 10s are 20 बिकॉज x इन टेंस गिवन है, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हुआ अगर कंपनी सिर्फ 10 चेयर्स बनाती है तो उस वक्त कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। जिस कीमत पे बनी थी उन्हीं कीमत पर वो उसे सेल करेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना। ये हम करते थे फैक्टराइजेशन में। चूंकि टॉपिक ही, ये चैप्टर ही फैक्टराइजेशन है, इसलिए मैंने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है।
और मैं ऐसे फैक्टर्स नंबर्स ढूंढूंगा जिससे ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है ना। यानी एक तरह से मैं इस एक्सप्रेशन के रूट्स फाइंड कर रहा हूँ। मैंने बताया था ना पहले भी आपको, रूट्स वो नंबर होंगे इस एक्सप्रेशन के लिए जिससे इसका टोटल सम प्रोडक्ट जीरो आ जाए। जैसे 1 इज कॉल्ड रूट ऑफ दिस अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्योंकि जब आपने 1 को x की जगह रिप्लेस किया पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, जीरो। तो इसलिए 1 को कहेंगे रूट, लेकिन जब आप 1 को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो ये बन जाएगा x-1 और x-1 को कहेंगे फैक्टर। अब शायद आपको याद आ जाए, देयरफॉर x-1 इज द फैक्टर ऑफ px। व्हाट इज px? पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, और यहां पर px प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला फैक्टर ये है, हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। पहला ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 1, बाकी भी तो हो सकते हैं। उसे फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसे फैक्टराइज करना होगा। पहला फैक्टर मैंने क्या ढूंढा, x-1। बाकी फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मैं इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करूंगा। क्यों कर रहा हूं, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट्स ढूंढने हैं, मुझे वो सारे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड करें। कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर या प्रॉफिट जीरो होगा, ठीक है ना। सो दरअसल हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का टॉपिक है, फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक। सो पहला फैक्टर तो मैंने फाइंड कर लिया। दूसरे फैक्टर के लिए मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा इस फैक्टर x-1 से। ये फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। ये साबित भी अभी हो जाएगा। अब देखिए ये वही लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो हमने फैक्टराइजेशन में की है, ठीक। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लूँगा। सबसे पहले x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ टू गेट x3? डेफिनेटली x को मल्टीप्लाई करूँगा x² से, तो वी कैन ईजिली गेट x3। पहला टर्म एज इट इज बनाना है आपने। फिर उसके बाद x² को आपने -1 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। सो x² मल्टीप्लाई बाय -1 -x², इसे आप 6x² के नीचे लिख देंगे। सब्ट्रैक्शन होगी तो x³ पॉजिटिव है, साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव, x² नेगेटिव है, साइन चेंज करेंगे तो बन जाएगा पॉजिटिव। अपोजिट साइन लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से x³ -x³ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6x² नेगेटिव है जबकि x² पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है -6x² प्लस x² इज -5x², और बाकी 11x -6 एज इट इज आप नीचे उतार देंगे। अब फिर x को किस टर्म या नंबर या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें टू गेट -5x²? तो मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा -5x से। मैं इसका कलर रेड कर देता हूं ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। तो x मल्टीप्लाई बाय -5x, y माइनस, बिकॉज मुझे -5x² चाहिए, एज इट इज पहला टर्म कैलकुलेट करना होगा। सो x मल्टीप्लाई बाय -5x -5x², और फिर -5x मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5x। फिर आप इस सेकंड पोलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, -5x² बिकम्स +5x² और +5x बिकम्स -5x। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से -5x² + 5x² एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ 11x -5x इज 6x एंड देन -6x एज इट इज। अब फिर x को किस टर्म या नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट 6x? एग्जैक्टली आप x को मल्टीप्लाई करेंगे +6 से। 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x, और उसके बाद +6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -6। सेकेंड पोलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे आप, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए तो मैंने कहा था कि x-1 इज द फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रूट था जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या आया, 0 आ गया। तो दरअसल हम इस एक्सप्रेशन के अब फाइंड करेंगे फैक्टर्स। वो सारे के सारे फैक्टर्स ब्रेक इवन पॉइंट्स कहलाएंगे जो इस पूरे पोलिनोमियल के रिमाइंडर को क्या कैलकुलेट करें, 0। पहला फैक्टर तो ये साबित हो गया। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये वो पोलिनोमियल है जो गिवन है। अब तक इसके फैक्टर्स क्या कैलकुलेट किया हमने, x-1, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, x² -5x +6। ये दोनों फैक्टर्स इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स कहलाएंगे। इसलिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वापस यही x³ -6x² + 11x -6 कैलकुलेट होगा। लिहाजा x-1 पहला फैक्टर कहाँ से आया, जब हमने अज्यूम किया लेट x इज इक्वल टू 1। दूसरा फैक्टर कहाँ से आया, x² -5x + 6, जब आपने इस पोलिनोमियल को इसके फैक्टर x-1 से डिवाइड किया। सो अब आप x-1 को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी फैक्टर है। x² -5x + 6 ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसे हम फैक्टराइज करेंगे।
ठीक, कैसे करेंगे? इसके लिए कांस्टेंट टर्म 6 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 6 1s आर 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 प्लस 6, इसे आप यहाँ पे लिख देंगे एज अ रफ वर्क। और मिड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? -5, 6 के नीचे -5 लिख देंगे। दो ऐसे नंबर्स लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें प्लस 6 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उन्हीं साइंस के साथ टू गेट -5। वो दो नंबर्स हैं -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज +6 वेयर -2 -3 इज -5। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर आप एज इट इज लिखेंगे, -5x को आप ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -2x -3x, ये रहा। और इट्स ट्रू, -2x -3x इज -5x एंड देन +6 एज इट इज। अब आप बनाएंगे पेयर्स, ये रहा फर्स्ट पेयर एक्स स्क्वायर -2x और ये रहा सेकंड पेयर -3x + 6। एक्स स्क्वायर -2x में कॉमन क्या आ रहा है? x, तो फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x -2, एक्स स्क्वायर की जगह x और -2x की जगह सिर्फ -2। इसी तरह यहाँ मैं -3 कॉमन लूंगा बिकॉज 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। मैंने माइनस साइन भी कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर -3x की जगह सिर्फ आप लिखेंगे x, और ये चूंकि मैंने माइनस साइन भी कॉमन लिया, ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और फिर 6 की जगह 2 लिखेंगे बिकॉज 3 2s आर 6। आप देखिए x -2 आपके पास कॉमन आ रहा है, एक तो x -1 इसे ऑलरेडी लिखेंगे, जबकि अनकॉमन x -3 इसे भी आप यहाँ फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ x -1 x -2 x -3 क्या है? ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। जब आप इस पॉलिनोमियल को x -1 या x -2 या x -3 से इस तरह लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो तीनों केसेस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0। दूसरे अल्फाज में अगर x -1 as x -1 x -2 x -3 आर द फैक्टर्स, सो x -1 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, तीनों को 0 के इक्वल लेंगे। इसलिए जब -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू +1। याद है जो पहला फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था, हमने x1 पुट किया था जिससे रिमाइंडर या प्रॉफिट 0 आया था। इफ x -2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू +2 एंड इफ x -3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू +3। ये वो नंबर्स है 1 2 3। अब x क्या है? x इज इन टेंस। अगर x 1 है तो इसका मतलब है 10 1s आर 10, अगर x 2 है तो इसका मतलब है 10 2s आर 20, और अगर x 3 है देन 10 3s आर 30। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन की तरफ अगर आप दोबारा आ जाए, ये क्लियरली लिखा हुआ है x इन टेंस, जो भी वैल्यू होगी x की उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस वक्त x की कितनी वैल्यूज आई? 1 2 3, इसका मतलब है 10 1s आर 10, 10 2s आर 20, 10 3s आर 30। तो इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी 10 शेयर्स बनाती है तब भी उसे जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट्स यानी ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, और अगर फैक्ट्री 10 2s आर 20 शेयर्स बनाती है उसमें भी उसको ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस, और अगर x इज इक्वल टू 3 यानी 10 3s आर 30, कंपनी 30 शेयर्स बनाती है उसमें भी उसे ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना। इसके अलावा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 अगर आप यहाँ पे पुट करें, जैसे आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट किया था, तो टोटल यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा? 0 होगा, चाहे 2 पुट करें या चाहे 3। इसलिए क्योंकि ये 1 2 3 इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं और x -1 x -2 x -3 इस पॉलिनोमियल के क्या है? फैक्टर्स हैं। ठीक, सो आप लिखेंगे सिंस x रिप्रेजेंट टेंस ऑफ चेयर्स द ब्रेक डाउन इवन प्रोडक्शन लेवल्स आर when x is equal to 1 p of x is equal to 10, यानी कि अगर x 1 है तो चेयर्स कितनी होंगी? x is in 10, so 10 1s are 10। जब x is equal to 2 है तो टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी चेयर्स की? 20, और when x is equal to 3 then p of x is equal to 30। ठीक है ना। the company breaks even when it produces 10 20 and 30 चेयर्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा अगर वो 10 चेयर्स बनाती है, 20 चेयर्स बनाती है या 30 चेयर्स बनाती है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। आपने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना था? फर्स्ट पार्ट में आपने ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने थे। ठीक है ना। द कंपनी ब्रेक्स इवन व्हेन इट प्रोड्यूसेस 10 20 एंड 30 चेयर्स। ठीक है ना। यहाँ पर कंपनी को 0 प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंड पार्ट ये था क्वेश्चन का कि अगर कंपनी 50 चेयर्स बनाती है तो पता है कितना प्रॉफिट होगा। तो सिंपली मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस इक्वेशन की मदद से आप अपने यानी कंपनी के प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं। सो इस वक्त अगर कंपनी 50 चेयर्स बनाती है तो x इज इक्वल टू 50 पुट करेंगे आप इस इक्वेशन में, x क्यूब बिकम्स 50 क्यूब।
6x square becomes 6 into 50 square. 11x becomes 11 into 50 and then negative 6. 50 cube is 1,25,000. 50 50s are 50 square multiplied by 6 is 15,000 and 11 50s are 550 and then minus 6. इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we get 1,10,544. अगर कंपनी 50 शेयर्स बनाती है तो टोटल यानी कि प्रॉफिट तो ये खालिस नहीं होगा, इसमें उस कंपनी की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट जो है वो कितना होगा उसको इन्वेस्टमेंट के साथ 1,10,544. क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि इसमें आप ये बताइए ब्रेक इवन पॉइंट्स का जिक्र हुआ था। ये वो नंबर्स होते हैं नंबर्स ऑफ शेयर्स जिनकी प्रोडक्शन पे ना तो कंपनी को प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। इसके अलावा बाकी जो नंबर्स है जैसे 50, 40, 60, 70 उस पर कंपनी को बाकायदा प्रॉफिट ही मिलेगा। असल में ये जो क्वेश्चन है ये अटैच है फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। यानी वो कौन से नंबर्स हैं जिससे कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, वो नंबर्स सारे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो गिवन है क्वेश्चन में, ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके रूट्स होंगे। वो रूट्स कौन से हैं 1, 2, 3। अब चूंकि x इंटेंस है तो 1 का मतलब है 10 शेयर्स, 2 का मतलब है 20 शेयर्स, 3 का मतलब है 30 शेयर्स। इसके अलावा इस एक्सप्रेशन के कोई रूट्स नहीं है। 1, 2, 3 के अलावा कोई भी नंबर आप इसमें पुट करेंगे तो आपको p ऑफ x की कोई वैल्यू नज़र आएगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होगी। लेकिन अगर आप इस पोलिनोमियल में या 1 या 2 या 3 पुट करेंगे तो टोटल पोलिनोमियल यानी प्रॉफिट क्या होगा 0 होगा। सो दरअसल ये क्वेश्चन जो है वो एफिलिएट है, अटैच्ड है फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ये लास्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत मुश्किल थे, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझा दूं। अगर एक दफ़ा में समझ नहीं आता तो काइंडली इसको 1-2 दफ़ा देखिए और उस पर इसे फिर यानी देखे बग़ैर प्रैक्टिस करें, इसकी ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज कर लें, फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इस तरह आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा।